जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में मैं सेट नंबर 5 आपके लिए लेके आया हूँ। 4 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी का कोई एग्जाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैंने शुरू की है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 31। क्या कहता है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है, किसी धन की उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय आय के बारे में, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या होता है? एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो एक ऐसा देश बताओ जो राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है, तो वो कौन सा था? वो भूटान था। तो आप याद रखना, दुनिया का इकलौता देश भूटान है जो अपनी राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन संख्या 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसको माना गया है? आपके ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, और लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो महात्मा गांधी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। और पोरबंदर जो जगह है ना, वो गुजरात में आती है। ठीक है, गुजरात में आती है पोरबंदर जगह। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने जो भारत में पहली बार जनसभा को संबोधित किया था वो कहाँ किया था, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था कि महात्मा गांधी ने पहली बार जनसभा को संबोधित कहाँ किया था, तो बनारस में किया था। वाराणसी में सबसे पहली बार जनसभा को संबोधित किया था। और ये कहाँ गए थे बनारस में? तो 1916 की बात है। ठीक है, 1916 में बीएचयू का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन था। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहली बार उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। क्वेश्चन कभी आए आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने अपने पहली बार भाषण कहाँ दिया था, तो जवाब होगा बनारस में दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी गई है। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो महात्मा गांधी हैं इनकी कोई एक प्रसिद्ध किताब का नाम बताओ, तो आप बताएंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया वैलेंटाइन फरोल के द्वारा। ठीक है, आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, जो गरम दल के 3 नेता थे लाल बाल पाल, उसमें से एक व्यक्ति हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाल लाजपत राय आप जानते हैं, पंजाब केसरी इनको कहा गया है, पंजाब केसरी। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब बैंक जो है आपका, पंजाब नेशनल बैंक, उसके संस्थापक माने जाते हैं लाल लाजपत राय। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार लिखिए। अच्छा, हम मगध पर जो शासन करने वाले वंश हैं इनका सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखो, सबसे पहले कौन सा वंश आया है, तो हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश के बाद में फिर आएगा आपका शिशुनाग वंश, फिर आएगा आपका नंद वंश, और फिर आएगा आपका मौर्य वंश। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, हर्यक वंश पहले है,
उसके बाद में आपका शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी भी कहा जाता है, ठीक है, सीएजी, कैग, कैग का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, वो आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 6 वर्ष के लिए होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 148, 148। और इसका काम क्या होता है? ये भारत के, जो भारत सरकार के सार्वजनिक खाते हैं उनका ऑडिट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो वो कौन थे? आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सुकुमार सेन, ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है। ठीक है, और भारत में वोट डालने की एज कितनी है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट डालने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, वोट डालने का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मतदाता हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो 1950। मतदाता हेल्पलाइन का नंबर 1950 है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जवाब होगा आपके सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जीवी मावलंकर। क्या आप बता सकते हैं ये व्यक्ति कौन थे? इन्हें लोकसभा का जनक कहा गया है। लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का जनक इनको कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा का जनक किसको कहा गया है? जीवी मावलंकर को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 36, क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसकी सेवानिवृत्ति की आयु आप सभी को पता है 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत हुई है? तो आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो जज है वो है DY चंद्रचूड़, और अगले जज जो होंगे वो होंगे राजेश खन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? दोस्तों, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस किताब है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पंचशील के सिद्धांत, ये आप, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रस्तावक थे। अच्छा दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता किया था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पंचशील समझौता जो किया वो चीन के साथ किया था, किस वर्ष में? तो 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता भी हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका महात्मा बुद्ध। क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत आता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। तो पंचशील के सिद्धांत किसने दिए? जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन संख्या 38। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों, INA अर्थात आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत में जो झंडा फहराया गया था 1944 में, वो कहाँ पर फहराया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में वो झंडा फहराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, इस द्वीप का नाम क्या है? रोस द्वीप। रोस द्वीप पहले नाम था, अब इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार में झंडा फहराया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल। एन इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एन इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कटक जो कि महानदी के किनारे है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कहाँ पर ज्वाइन किया था? तो सिंगापुर में ज्वाइन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, वो कहाँ पर? आपका पटियाला में। देखो, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया है ये, कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला, पंजाब में। तो आपसे पूछा गया था कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस झंडा कहाँ फहराया था? अंडमान निकोबार में फहराया था। और मैं बता दूं, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 39, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? दोस्तों, कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलके आपकी हड्डियों का निर्माण करते हैं, हड्डियों से आपका कंकाल बनता है, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो आप याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कि क्विक एनर्जी का सोर्स होता है। मतलब जैसे ही आप खाएंगे आपको तुरंत एनर्जी मिलने लगेगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी होती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ लिखा गया प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना एमिनो अम्ल से निर्मित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन को तोड़ने पर क्या बनता है, तो एमिनो एसिड बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे लिए प्राइमरी पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा गया है। प्राथमिक पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहला जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें प्रोटीन चाहिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था कोशिका की अचल संपत्ति, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल को माना गया है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 40, क्या कहता है? भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, अगर आप पौधे की जड़ में जल डालेंगे तो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो आपसे पूछा है किस दबाव से पहुंचता है, तो इस दबाव को कहा जाता है केशिका दबाव। आपने फिजिक्स में केशिका प्रणाली पढ़ी होगी। ठीक है, कि लैंप की बाती में धीरे धीरे जल ऊपर चढ़ जाता है। तो आप याद रखना, भूमि का जो जल है वो मूल रोमों तक केशिका दबाव के कारण पहुंच जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक जाइलम नाम का ऊतक भी होता है आपका, जाइलम। और जाइलम ऊतक का काम क्या है? जाइलम ऊतक ये काम करता है कि ये पौधों की जड़ों से जल को सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, और एक होता है आपका फाइलम। जाइलम और फाइलम। फाइलम जो होता है ये फूड को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है। तो जाइलम जल के लिए और फाइलम फूड के लिए। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जल दिवस है वो कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आप याद रखें, जल किस क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ रहा है? केशिका के कारण ऊपर चढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? दोस्तों, सूफी परंपरा में जो पीर शब्द होता है ना, वो आपके सूफियों के गुरु को कहा जाता है। सूफियों के गुरु वो पीर कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस
सन में की गई थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की गई वो 1699 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 1699। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? चलो कमेंट में लिख के बताओ कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे और सिखों का 11वां गुरु किसको माना गया है? सिखों का 11वां गुरु किसको माना गया है, ये कमेंट में लिख के बताओ। तो आपसे पूछा गया था खालसा पंथ की स्थापना, सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1699 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक ऑप्शन डी चांदी होता है। ठीक है, चांदी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। सबसे ज्यादा जो विद्युत चालकता है वो चांदी की है। चांदी का संकेत क्या होता है आवर्त सारणी में? एजी। इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। ठीक है, अर्जेंटम याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल, पृथ्वी पर भार के अनुसार सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु प्रतिशतता में वो कौन सी है? वो आपकी एल्यूमिनियम है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर भार अनुसार किस धातु की प्रतिशतता अधिक है, तो एल्यूमिनियम की अधिक है। और मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क भी होता है क्रायोलाइट। ठीक है, याद रखना क्रायोलाइट किसका अयस्क है। रेलवे जैसे एग्जाम में ऐसे अयस्क वाले क्वेश्चन काफी देखे जाते हैं, तो क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया तांबा। तांबा, इसका संकेत होता है Cu यानी कि कॉपर। और भारत में खेतड़ी, राजस्थान में जगह है खेतड़ी। खेतड़ी की जो खाने हैं ना वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबे का सबसे प्रमुख अयस्क है मेलेकाइट। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। बाकी लोहे के बारे में आप जानते हैं, हिमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट, ये सब इसके अयस्क होते हैं। क्लियर। चलिए, तो सबसे ज्यादा विद्युत चालक धातु चांदी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एपीकल्चर। क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के कितनी आंख होती हैं? मधुमक्खी के 5 आंख होती हैं। ठीक है, याद रखना, मधुमक्खी की कितनी आंख होती है? 5 आंख होती हैं। और मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज। क्लियर, याद रखना, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है फ्रक्टोज। मधुमक्खी के शहद में फ्रक्टोज पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो कौन से अम्ल का संचरण होता है, तो वो अम्ल है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, जिसको मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं एक चीज और, मधुमक्खी और मकड़ी, इनके अंदर एक ऐसी घटना पाई जाती है, ये अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपने नर को मार देती हैं। ठीक है, संभोग के बाद नर को मार दे। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उस मधुमक्खी के छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो सारी फीमेल होती हैं, एक भी मेल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अंडे देने का काम किसका होता है? क्वीन का होता है। क्वीन अंडे देती है, बाकी मधुमक्खियां अंडों की रक्षा करती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा गया? एपीकल्चर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। यहाँ पे लिखा गया सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर आपका ये वीडियो के एग्जाम में आया था, तो वन संवर्धन, वन की खेती करना, वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर, मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के परम आवश्यक होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन के अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता भी पड़ती है, कैल्शियम के आयन चाहिए होते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के रक्त में कौन सी धातु होती है, तो आप बताएंगे मानव के रक्त में होता है आयरन। आयरन मतलब लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा, आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछें कि विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने दिया है, फंक, कैश्मीर फंक। अच्छा दोस्तों, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। जल में घुलने वाले और पानी में घुलने वसा में घुलने वाले। बसा में घुलने वाले होते हैं ए, डी, ई और के। और वाटर में घुलने वाले बी और सी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अडेक ये फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल बी और सी होते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन बी,
विटामिन बी जो है ना, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे मतलब रूप होते हैं, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, इस तरह से बहुत सारे रूप होते हैं। तो आप याद रखना विटामिन बी, इसकी नाम है थायमीन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, और ये केवल पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। ठीक है, दूध और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता। हीट लगने पर, यानी कि ऊष्मा लगने पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से आपको मसूड़ों का रोग हो जाएगा, स्कर्बी। स्कर्बी रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों विटामिन ई जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरोल ब्यूटी विटामिन। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन संख्या 46। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? दोस्तों, आरबीसी का जो औसत जीवन काल है ना, वो आपका 100 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही जवाब, 100 से 120 दिन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका अनुपात क्या होता है? देखो, आरबीसी का अनुपात होगा 600 अनुपात 1 अनुपात 40। एक सामान्य शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो औसत अनुपात होता है, वो होता है 600 अनुपात 1 अनुपात 40। 600 आरबीसी होंगी तो 1 डब्ल्यूबीसी होगी और 40 प्लेटलेट होंगे। ये रेशियो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरबीसी जो होती है ना, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। हड्डियों के बीच का खोखला भाग, वो बोन मैरो कहलाता है, और आरबीसी बोन मैरो में ही बनती है, जिसका लाइफ स्पैन कितना है? 100 से 120 दिन होता है। क्लियर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका। अच्छा चलो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसको हम लिखते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, और इसको लिखते हैं हम डब्ल्यू, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कारण है कि हम आरबीसी को कार्पल्स बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को सेल बोलते हैं? इन दोनों में अंतर बताना है मुझे। अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आरबीसी को कार्पल क्यों कहा गया और इसको सेल क्यों कहा जाता है। अगर आपको पता है, हालांकि मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ कि आरबीसी को कार्पल क्यों बोलते हैं और इसको सेल क्यों कहा जाता है। चलिए, फिर भी कोशिश कीजिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। आपका सही जवाब होगा 100 से 120 दिन। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 47। क्या कहता है? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, शीत ऋतु में पशुओं का जो प्रसुप्ति काल है, इसको हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अच्छा, हाइबरनेशन क्या होता है? देखो, अगर आप अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में जाएंगे ना, जब वहां पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वहां पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, वो लगभग 6-6 महीने के लिए अपने कहाँ चले जाते हैं? अपनी गुफा में चले जाते हैं सोने के लिए, और उनके इस सोने की क्रिया को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है, जब मौसम उनके शरीर के अनुकूल होता है, तो वो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 5 महीने के बाद इस तरह से अपनी नींद से जागते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो पांडा होता है ना, सफेद पांडा जो अंटार्कटिका में मिलता है, सेम प्रक्रिया होती है उसके साथ में। वो 6 महीने तक सोता है, जब भयंकर बर्फ पड़ती है ना अंटार्कटिका में, तो वो निकलता नहीं है अपनी गुफा से। तो इसी सोने की प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय की जा तय कर सके? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि किसी चीज को हम कितने एंगल पर प्रक्षेपित करें कि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो उसका बेस्ट एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो 45 अंश का कोण बनना चाहिए, तो वह अधिकतम दूरी पर जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्रिकेट की जो गेंद होती है, इसकी परिधि कितनी होती है? परिधि कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि ये नियम भी आते हैं, क्रिकेट के नियम भी। तो क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी है, कमेंट में लिख के बताइए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तुल्यकालिक उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, वो कितना होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अच्छा, क्या आपको पता है कि रबर को मजबूत करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? रबर को मजबूत करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, और सल्फर मिलाने की क्रिया को बल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, रबर बहुत मुलायम होती है, इसको टाइट करते हैं सल्फर मिला के, और प्राकृतिक रबर का बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। 20 प्रश्न के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे आज आज के सेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जिसको हम झूम बोलते हैं। ठीक है, झूम। झूम सबसे पहले तो आप याद रखना खेती का एक तरीका है, पारंपरिक तरीका है। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। तो पहले काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर कृषि करेंगे। ठीक है, या इसको और क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो होता क्या है, ये मुख्यतः भारत में अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में, जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, इनमें आपका झूम कल्टीवेशन किया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक भूमि का टुकड़ा है, पहले यहाँ पे उगने वाली वनस्पति को काटा जाएगा, पेड़ पौधों को काट के, ठीक है, अलग कर दिया जाएगा। फिर वहां पे जो भी चीजें बचेंगी उनमें आग लगा दी जाती है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया, ये पार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इस क्लीन पार्ट पर हम करेंगे कृषि, और इसी विधि को बोलेंगे झूम। ठीक है, तो झूम क्या है? एक प्रकार का कृषि का तरीका है। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि मैक्सिको में जो कर्तन दहन प्रणाली है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। इसी को वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, और इंडोनेशिया में लदांग, तथा वियतनाम में रे कहा जाता है। मतलब झूम कृषि के अलग अलग नाम है। वियतनाम में क्या बोलते हैं? इसको रे बोलते हैं। इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं। ये नाम ही आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना, पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ब्राजील में जो झूम खेती है इसको क्या कहा जाता है? इसको रोका कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या फैक्ट है इसके बारे में। भारत में भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती थी। ठीक है, अच्छा, भारत में भी नाम इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेबर कहा जाता है, बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या वरिंगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बॉलरे या बाल्टरे। हिमालय क्षेत्र में खिल। झारखंड में कुरवा। और और क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको झूम कहा जाता है। देखो, झूम के कितने नाम है। आप इसी चीज को राजस्थान में बालरे बोल रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है, झारखंड में इसको कुरबा बोलते हैं। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके अलग अलग नाम है भारत में, और आपको सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये झूम बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो झूम खेती का एक तरीका है। आगे अगला फैक्ट क्या पढ़ेंगे हम? चलिए अगला फैक्ट क्या है? तो अगला फैक्ट है आपका एक झील के बारे में। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आप याद रखना कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब उड़ीसा में है तो बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती होगी। तो आप याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है। और चिल्का झील में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावद्दी डॉल्फिन। इरावद्दी डॉल्फिन पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपसे पूछा कभी एग्जाम में कि लिम्नोलॉजी क्या है, लिम्नोलॉजी क्या है, तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन होता है। क्लियर? याद रखना। और जो महानदी पर कौन सा बांध बनता है? हीराकुंड। ये भी आपको याद रखना, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है आपका कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है बैरन। बैरन द्वीप पर। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है। क्लियर दोस्तों? याद रखना। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी जाने, और इसके साथ साथ हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से आपका मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।